हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस डेट 22 ऑफ सितंबर 2020, यूनिट मैग्नेटिक्स का लेक्चर नंबर 14। टुडे वी विल स्टडी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दो तीन चीज पहले ही समझ लेंगे। पहला नंबर कि कोरोना के वजह से जो हुआ सो हुआ, वो सब तो अगर अलग भी करके बात करो तो मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता था आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में, जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में। अभी भी है। ऊपर से कुछ भारी भरकम मशीन को आपके सिलेबस से काट दिया गया, जैसे साइक्लोट्रॉन, जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये सब हटने के बाद आपके मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जैसे सिलेबस अगर नहीं चेंज होता तो भी आना था, और सिलेबस चेंज होने के बाद कुछ भारी भरकम मशीन हटने के बाद 100% गारंटी के साथ अगर कोई चीज आने वाला है आपके एग्जाम में तो वो है पोटेंशियोमीटर, वो भी इंस्ट्रूमेंट था। दूसरा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आना ही है। जो बच्चे एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स का, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, मशीन का प्रैक्टिस अलग से करना, मशीन को टेस्ट के 2 दिन पहले अलग से पढ़ना। वैसे हम लोग इस टॉपिक को यूनिट मैग्नेटिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और ये टॉपिक पढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा लेक्चर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है, वीडियो को बंद कर दो, पहले वो टॉपिक देख लो। फिर उसका न्यूमेरिकल परसों के क्लास में था, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर 13 नंबर लेक्चर में था। वो न्यूमेरिकल वाला क्लास नहीं किया हुआ है, और अगर पिछले का टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं किया तब ये टॉपिक मत पढ़ो। पढ़ा हुआ है तब सबसे पहले डायग्राम को पहले सेटअप कर लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पहले डायग्राम को सेटअप कर लो, पहले डायग्राम को सेटअप कर लो। डायग्राम बनाने समय देखना, ये टॉर्सन हेड है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये कनकेव मिरर है, ये कॉइल है, कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, ये हेयर स्प्रिंग है, ये लेवलिंग स्क्रू है। ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा पहले सेटअप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर साथ साथ बना लीजिए। पहले डायग्राम को सेटअप कर लो, और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जब डायग्राम बनाने की बात आएगी तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम बनाया हुआ है आप उसको भी बना सकते हैं, या फिर इसको भी, क्योंकि जो डायग्राम बनाने के लिए आता है उसमें वर्किंग लिखना पड़ता है। इस डायग्राम में वर्किंग हो नहीं पाएगा, ये ऊपर ऊपर से डायग्राम है, तो तुम ये बनाओ चाहे एनसीईआरटी वाला, दोनों चलेगा। पहले डायग्राम को पहले सेटअप कर लो। तो पहले डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे, 10th के बुक में भी लिखा हुआ था और शायद 8th के बुक में भी लिखे हो। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, एमीटर जैसे कि एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका काम करंट को डिटेक्ट करने का नहीं, मतलब करंट को मेजर करने का नहीं है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट कैरिंग, किसी तरह का करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दुकान पर जब आप लोग कभी गए होंगे कोई चीज का टेस्टिंग, मतलब कोई चीज छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन के दुकान पर गए होंगे, तो लोग जो टेस्ट करके बता देते अच्छा करंट इसमें चल रहा है, करंट है नहीं, वो लोग एमीटर से नहीं गैल्वेनोमीटर से करता है। जितना भारी भरकम डायग्राम तुमको किताब में दिख रहा है, छोटे लेवल पर इतना भारी भरकम डायग्राम होता है। 10 रुपए का ये सामान है ना, बट ठीक से इसको समझना है इसको। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बॉस? तो प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही है। नहीं पढ़ा है मेरे से तो एक बार पढ़ लो, बाकी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो जान लें कि ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो ये आपको समझाया गया, कई दिनों से समझाया जा रहा है कि उस पर टॉर्क लगता है। इस टॉर्क लगने के प्रिंसिपल को ही हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके पढ़ते हैं, बट प्रिंसिपल यही है, डेफिनेशन ये है, प्रिंसिपल ये है, कंस्ट्रक्शन यही है। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर एक टॉर्क लगता है। जो लोग अच्छे पढ़ने में, जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं उन लोग का नहीं, जो लोग अच्छे पढ़ने में उन लोग देख रहे होंगे, 10th में भी है 12th में भी है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा,
बट एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये पिछले लेक्चर्स में बताया गया है। मैं शॉर्टकट में दोबारा बताऊंगा, बट पीछे काफी डिटेल्स में बताया गया है, तो उसको एक बार आप लोग मिला लेंगे। टॉर्क क्यों लगता है, किस लिए लगता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, बट शॉर्टकट में फिर से अगर आपको देखना है, ये कॉइल है, इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, 10th में भी बताया हूं, 12th के क्लास में भी पहले बता चुका हूं, एक बार और देख लेंगे। फेस डीसी को देखेंगे, फेस डीसी को, ये जो फेस डीसी है ये करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहीं पर हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एक बार लगा करके एक बार और देख लो, पहले से नहीं देखे हो तो एक बार और देख लो। सीडी फेस पर एफ बी आई कैसे कैसे होगा बॉस, बी ऐसे और करंट ऐसे ऊपर के तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इसमें जो फोर्स है वो अंदर के तरफ लगेगा, इस फेस पर झटका ऐसे अंदर के तरफ, और ए बी फेस पर एफ बी आई, बी ऐसे आई ऐसे, करंट अब नीचे के तरफ है, इस बार ये फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तो एक चेहरे पर फोर्स अंदर की तरफ, दूसरे चेहरे पर फोर्स बाहर की तरफ। क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़े हैं, फोर्स बराबर लग रहा है, दो पोर्शन में लग रहा है, इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या करेगा, ये इस तरह से इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करवाने का ट्राई करेगा। पूरा घूमेगा कि नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, घूमे अच्छी बात, वैसे हम लोग 10th क्लास में मोटर के प्रिंसिपल में पढ़ा है, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, सिर्फ झटका लगेगा, झटका लगने की वजह से ऐसे खट से इस पे झटका लगेगा, दिस इज ड्यू टू टॉर्क। और ये जो टॉर्क होगा वो हमने लेक्चर नंबर 12 में शायद डिराइव करवाया है, इसी डायग्राम में, जिन्होंने क्लास किया है पीछे का देख लो, फिर से डिराइव नहीं करेंगे। इसमें टॉर्क बराबर एन बी आई ए कॉस अल्फा आता है, ए एरिया होता है, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एन बी आई ए कॉस अल्फा भी आता है, या फिर एन बी आई ए साइन थीटा भी आता है। जिन्होंने लेक्चर नहीं पढ़ा है ध्यान से पढ़ लो, नॉर्मल के साथ एंगल वाले में एन बी आई ए साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में एंगल वाला में एन बी आई ए कॉस अल्फा। नहीं पढ़ा है तो कर लो, लेक्चर 13 सिर्फ न्यूमेरिकल वाले क्लास का था, कुछ लोगों ने होमवर्क बना करके सबमिट किया है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, होमवर्क बना करके सबमिट करो, उस कॉन्सेप्ट का ही काम इसमें पढ़ने वाला है। फिलहाल तो इसमें टॉर्क लगेगा एन बी आई ए कॉस अल्फा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, सीडी और एबी में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ऐसे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ऐसे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इसमें ऐसे अंदर की तरफ, इस फेस में बाहर की तरफ, तो इस तरह से ये है, इस तरह से इसमें टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क लगने की वजह से डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। और एक कॉमन सेंस की बात है, हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करंट को क्या बोलते हैं मेजर करना ही नहीं था, डिटेक्ट करना था। ऐसा ही अरेंजमेंट, ये कॉइल है, इसमें से करंट अगर बह रहा है तो जैसे इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, फट से उस कॉइल में झटका मारेगा, झटका मारते ही कंफर्म हो जाएगा कि वो एक एरा गैरा कॉइल नहीं है, वो एक करंट कैरिंग कॉइल है, वो करंट कैरिंग कॉइल है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है करंट को मेजर करने के लिए नहीं, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ये तो अलग बात है कि हम लोग क्लास 12th में हैं, तो अभी हम लोग सारा इसमें फॉर्मूला वगैरह कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है वो भी पढ़ना होगा, बट वर्किंग केवल इतना है जी, वर्किंग केवल इतना है जी, वर्किंग केवल इतना है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दोगे, अगर वो करंट कैरिंग कॉइल है तो उसको खट से एक झटका जरूर लगेगा, झटका लगते ही कंफर्म हो गया कि वो करंट कैरिंग कॉइल है, हमें आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो तो हम लोग क्लास 12th में है तो हमें डिराइव करना है, वो एक अलग बात है, बट बस झटका लगते ही कहानी खत्म कि वो जो है वो करंट कॉइल कैरिंग कॉइल है। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल वगैरह तो हो गया, बट क्योंकि 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ चीज तुमको डिराइव करना है, नहीं तो प्रिंसिपल जो होना था, जितना होना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट कुछ डिराइव करने की बात है तो अब थोड़ा डिराइव करेंगे। आप लोग जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में उन लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या टॉर्क किस पे लग रहा था, टॉर्क लग रहा था हमारे करंट कैरिंग कॉइल पर, जिसके वजह से वो टॉर्क के वजह से तार कैसा जा रहा था, ऐसे मुड़ रहा था। अब अपना डायग्राम देखोगे, पहला वाला डायग्राम, या फिर इसमें भी दिख रहा है, इस कॉइल को ऊपर एक सस्पेंशन वायर, एक तार के साथ पूरे कॉइल को बंधाया हुआ रहता है। तो जब ये जो तुम्हारा कॉइल है, जब ये ऐसे करके गोल 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 घूमेगा
तो ऊपर वाला तार है वो भी क्या करने लगेगा, जो सस्पेंशन वायर है वो ट्विस्ट करना शुरू करेगा। ट्विस्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग ने गाने वाले में सुना है, ट्विस्ट करो ट्विस्ट करो, बट फिजिक्स में ना 9th में ना 10th में ना 11th में ना 12th में तुमने ट्विस्ट नाम का कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है। तो अभी के लिए सोचो, ऐसे कॉइल घूम रहा है, इसके ऊपर एक तार है, वो तार क्या करेगा, मुड़ने लगेगा। अगर हिंदी में बात करोगे तो ऊपर वाला जो तार है वो मुड़ने लगेगा। तो कब तक मुड़ेगा आप अपने से थोड़ा सोचो। नीचे का कॉइल गोल घूम रहा है, गोल तो नहीं, उस पर ऐसे झटका लगा है और उस पर जो ऊपर वाला तार है वो मुड़ रहा है। तो एक टाइम आएगा कि उस तार का जो मुड़ना होगा और जो नीचे जो तुम्हारा टॉर्क लग रहा है कॉइल पर, वो दोनों बराबर हो जाएगा। उसी समय पर आकर के ये जो झटका लगा है वो उतने ही दूर तक आकर के रुक जाएगा। हमें सिर्फ वहीं तक का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो समझ गया होगा, तो इसको अब लिखो, द कॉइल विल रोटेट। ये कॉइल पहली बार तो पूरा गोल 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 घूमेगा ही नहीं, बट टॉर्क तो लग रहा है, टॉर्क की वजह से ऐसे उसमें झटका लगा है। कब तक झटका लगेगा, कब तक झटका लगेगा, टिल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज बैलेंस्ड बाय। इसको कौन बैलेंस कर देगा, ऊपर जो सस्पेंशन वायर है इस पर लगने वाला जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो तार ट्विस्ट कर रहा है उस पे लगने वाला रीस्टोरिंग टॉर्क तुम्हारे कॉइल पे लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जिस पॉइंट पर बराबर कर देगा, वहीं पर जाकर के ऐसे झटका तो लगा, बट ऐसा नहीं कि झटका लगते रहेगा, झटका लग करके वो रुक जाएगा, क्योंकि ये तार ऐसे घूमा और ऊपर का तार मुड़ने लगा। तार मुड़ेगा, नीचे वाले कॉइल को घूमने नहीं देगा। थोड़े देर तक मुड़ा, कहां तक मुड़ा, उसी पॉइंट तक मुड़ा जहां तक उसका मुड़ना अलाउड था। वो मुड़ करके तुम्हारे नीचे वाले कॉइल को रोटेट करने से रोक लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है किस पर लगेगा, तार पर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पर, कॉइल पर, वो एक पॉइंट पर आकर के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा सुनना अच्छे से, समझ में नहीं आए तो मेरे को फोन करना। वैसे ये फोन करने वाली बात नहीं है, अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा। तार क्या कर रहा था, ऊपर वाला तार ट्विस्ट कर रहा था। ट्विस्ट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ट्विस्ट का कोई फॉर्मूला तुमको मालूम नहीं है। 9th क्लास में कोई ट्विस्ट का फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा, 11th में इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसमें ट्विस्ट का कोई फॉर्मूला तुमको नहीं पढ़ाया गया है। अब आप लोग इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स ऑनर्स वगैरह करेंगे तो ट्विस्टिंग के बारे में अलग से पढ़ना है आपको। हमें रोटेशन मालूम है, हमें टेंशन मालूम है, हमें फोर्स मालूम है, हमें टॉर्क मालूम है, ट्विस्टिंग का हमें आइडिया नहीं है। तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि उस तार का, ऊपर वाले तार का जो ट्विस्टिंग है वो डिपेंड करेगा कि तार किस मटेरियल का बना हुआ है ना। अभी आपके कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि कैसा ट्विस्ट, तो थोड़ा सा सोचो, हर तार का ट्विस्टिंग एक जैसा होगा क्या? हर तार ऐसे कितना मोड़ेगा वो सब डिपेंड करता है कि तार किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, और कितने एंगल तक वो जाकर के नीचे वाले कॉइल को रोक सकता है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या? रीस्टोरिंग टॉर्क किसका? ऊपर वाले सस्पेंशन वायर का। ट्विस्टिंग का हमें फॉर्मूला पता नहीं है, ट्विस्टिंग का हमें फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें डायमेंशनल एनालिसिस मालूम है। डायमेंशनल एनालिसिस से मेरे को मालूम है कि नीचे वाले कॉइल पर टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क को तुम फोर्स से रोक नहीं सकते, टॉर्क को तुम पावर से रोक नहीं सकते, टॉर्क को रोकने के लिए टॉर्क लगेगा। तो उस तार का टॉर्क मेरे को पता नहीं किस फॉर्मूला पे काम करेगा। हम लोग गेस कर रहे हैं कि उस तार का जो ऊपर से जो तार है उसका जो रीस्टोरिंग वाला जो टॉर्क होगा वो उसके ट्विस्टिंग कांस्टेंट, वो तार कितना ट्विस्ट कर सकता है, कितना मोड़ सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, और नीचे वाले को कितने एंगल तक वो मोड़ सकता है, इन्हीं दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है के अल्फा। ये हमें 11th 12th में ऑफिशियली नहीं पढ़ना है, इसी टॉपिक में पढ़ना है। के जो है वो ट्विस्टिंग कांस्टेंट है। अलग अलग तार का मुड़ने का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, दिस इज ट्विस्टिंग कांस्टेंट। और ये जो के अल्फा है, जिस पॉइंट पर रुकेगा, जिस पॉइंट पर नीचे वाले तार को झटका लगने के बाद रोक लेगा, समझ लेना, झटका लगेगा ऐसा नहीं कि दुनिया भर वो घूमेगा, डेफिनेट झटका लगने के बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही उसको झटका लगाने अलाउ कर रहा है कौन? ऊपर वाला तार जो मुड़ जा रहा है उसके वजह से। तो उस तार का सस्पेंशन वायर का रीस्टोरिंग टॉर्क के अल्फा ये बराबर होगा इस कॉइल में लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, जिसका फॉर्मूला हमने पहले से डिराइव करके रखा है NBIA cos अल्फा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो के अल्फा है वो NBIA cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। करंट बराबर K/NBA अल्फा बाई cos अल्फा हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देख लेना, फिर बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
मशीन का टॉपिक ऐसे ही गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसमें ये के ट्विस्टिंग कांस्टेंट है तार का, प्रॉपर्टी है मटेरियल फिक्स होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होगा, बी इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा, एरिया कॉइल का ट्राई करेंगे फिक्स रखने का। तो ये के बाई एन बी ए जो है दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये पूरा जो है वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि उस गैल्वेनोमीटर में तुमने ऊपर से एक तार लगाया था उसका के, उस गैल्वेनोमीटर में तार कितना एंगल से घूम सकता है वो तो अभी हम लोग देखेंगे, बट उस गैल्वेनोमीटर के कॉइल में कितना टर्न लगाया, किस मैग्नेटिक फील्ड में उस गैल्वेनोमीटर को सेट किया, उस कॉइल का एरिया कितना, ये तो तुमने बनाया है। तो ये जो के बाई एन बी ए है दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को अगर अलग रखते हो तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा बाई कॉस अल्फा के। प्रोपोर्शनल और अल्फा के साइन में गड़बड़ा मत जाना। करंट अभी तक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट, पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा टॉर्क लगेगा, फिर क्या पढ़ा, इसका इस्तेमाल करेंगे एक कॉइल को मैग्नेटिक, मतलब एक कॉइल को अगर गैल्वेनोमीटर अगर बनाए हो तो उस कॉइल में करंट जाएगा तो झटका लगेगा, झटका से हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि इस कॉइल में से करंट जा रहा है। अब डिराइव कर रहे हैं कि कितने एंगल पर जाएगा, कितना टॉर्क लगेगा, तो जो करंट बह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा बाई कॉस अल्फा के। ठीक है, यहां तक नोट करके रखो। देखो बच्चों, जो डिराइव करना था वो हो गया, जो डिराइव करना था वो हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। लेकिन अब देखो कोई भी मशीन हम लोग यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो वैसे में भी हम लोग बहुत देरी पहले ही समझ गए, अब तो न्यूमेरिकल ही कैलकुलेशन हो रहा है। तो न्यूमेरिकली अगर तुम कोई मशीन को कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रोमिनेंट तरीका क्या होगा, प्रोमिनेंट तरीका होगा कि जैसे एंगल बढ़ रहा है मतलब उस कॉइल में करंट ज्यादा, एंगल और ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब उस कॉइल में और ज्यादा करंट, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर करंट अल्फा के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, बट ये कॉस अल्फा के साथ भी डिपेंड कर जा रहा है, और फिर हमारा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉस थीटा, जैसे हम कोई मशीन बना रहे तो क्या देखेंगे भाई, इसमें ज्यादा एंगल डिटेक्ट, एंगल ज्यादा, चल भाई करंट ज्यादा, कम एंगल डिटेक्ट किया मतलब इस कॉइल में करंट कम। अब करंट और एंगल के साथ साथ उसका कॉस थीटा साइन थीटा अगर निकालने बैठे तब हमारा मशीन कैसे काम करेगा। ऊपर से कॉस में तो और प्रॉब्लम है कि कॉस, आप लोग मैथ्स वाले लोग और नॉन मैथ्स वाले लोग भी जान रहे हैं, कॉस तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 पे वैल्यू 0। तो एक मशीन तो ऐसा होना चाहिए ना जो एंगल बढ़ा करंट बढ़ा, या एंगल कम करंट कम, ये एंगल करंट के साथ साथ उसका कॉस अल्फा साइन अल्फा कौन निकालेगा। इस वजह से हम लोग आज के डेट में जो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि आंसर करंट का सिर्फ एंगल के साथ आना चाहिए, ये कॉस अल्फा साइन थीटा आंसर में नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं वो अभी बताता हूं। तो ये जो समझा रहा हूं उसको समझना, नहीं समझ में आए तो फिर से फोन करना, बट ये तो समझना ही पड़ेगा। तुम्हारे बोल देने से कि नहीं समझ में आ रहा है, इट विल नॉट वर्क, समझना तुमको पड़ेगा ही। तो पिछला वाला भी ठीक था, बट पिछले वाले में जो करंट था वो अल्फा के साथ साथ कॉस अल्फा के ऊपर डिपेंड कर जा रहा था। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पोल है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसको हम लोग कनकेव शेप का बनाते हैं इस तरह से। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देख रहे हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो तुम्हारा कॉइल था, सोचो जरा सा, जब वो रोटेट करेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हर वक्त रोटेट करते समय किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही से होते हुए जाएगा, ऊपर से होते हुए जाएगा। तो अल्फा किसके किसके बीच में एंगल था, एक्चुअल वाला अल्फा वो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल था। जब रेडियल कर दोगे, जब पोल को कनकेव बना दोगे, तो तार जब गोल 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 घूमेगा, तार मतलब जो कॉइल है, तार नहीं कॉइल जब घूमेगा तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से होते हुए जाएगा, तो हर बार कॉस अल्फा का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। ऊपर वाला जो तार है उसका अल्फा 0 नहीं हुआ, ऊपर वाला तार तो ट्विस्ट कर ही रहा है एक डेफिनेट एंगल से, उसका अल्फा तो रह गया, बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के फॉर्मूला में जो एनबीआई ये कॉस अल्फा था, उसको हमने पोल्स ऑफ द मैग्नेट को कनकेव बनाया है,
ताकि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं होकर के रेडियल हो जाए। बहुत चालाकी से हमारा अल्फा तो रह गया, वो जो ऊपर जो तार था उसका अल्फा तो रह गया, उसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं रीस्टोरिंग टॉर्क है वो तो के अल्फा रह जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो तो के अल्फा रह जाएगा। बट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में ये कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0, कॉस अल्फा कॉस 0 का वैल्यू 1। अब इस केस में के अल्फा एन बी आई ए हो जाएगा। अब आई बराबर के बाई एन बी ए अल्फा हो जाएगा। के बाई एन बी ए को हमने बताया है कि इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई बराबर जी अल्फा हो जाएगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा जितना ज्यादा, अल्फा मतलब ऊपर वाला जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो तार बनाए हुए थे वो जो ट्विस्ट कर रहा था, तो उसका जो एंगल है अल्फा वो जितना ज्यादा होगा, अब हम लोग क्लियर बता सकते हैं कि करंट उस कॉइल में जो जा रहा था वो इतना ही ज्यादा होगा। और यहाँ पर सच अ गैल्वेनोमीटर विल हैव अ लीनियर स्केल, इसका स्केल लीनियर है, देख करके बता सकते हैं अल्फा ज्यादा करंट ज्यादा, अल्फा कम करंट कम। ये हमारा पूरा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पहले डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल 2 मिनट में हम लोग समझ जाएंगे कि ये डिटेक्ट कैसे करता है। बट क्योंकि 12th में पढ़ रहे थे तो हमें जानना है कितना एंगल बनाता है, क्या बनाता है, किस पे डिपेंड करता है, क्या है, कैसा इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अगर याद होगा तभी मैं इसका न्यूमेरिकल्स आपको सिखाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर का न्यूमेरिकल हम लोगों को किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहीं तक रहेगा आज का वीडियो। पूरे को एडजस्ट कर लेना, ये आएगा ही बोर्ड्स के एग्जाम में। अभी इसको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा कि मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऊपर का जो तार था उसको एल्युमिनियम कॉपर का नहीं बना के फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का क्यों बनाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बट ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो बाकी चीज उसके आसपास से निकल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।